अस्सलाम वालेकुम। EDU 516 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फाइल रिसेंटली 2024 के अपडेटेड MCQs के ऊपर बेस कर रही है। तो चांसेस हैं कि पेपर में आप यही वाले MCQ रिपीट हो जाए या फिर इस जैसे ही MCQs आपके पेपर में आएंगे। और सभी MCQs का जो डिटेल चेक करने का मेथड वही मेरा सेम है जैसे कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने किया था EDU 101 और 401 के अंदर। आपने अगर वीडियोज़ को वॉच की हैं तो आपको पता होगा। और स्टूडेंट्स का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहा, उनको सब्जेक्टिव पार्ट को भी सॉल्व करने में हेल्प हुई उस मेथड से। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ एक मैं क्लियर कर दूँ कि ये इमेज फॉर्मेट के अंदर है, तो आपको थोड़ा-सा ब्लर नज़र आएगा, आपने मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है, ठीक है? तो चलिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग स्किल। अब देखिए रीडिंग होती है ना, उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, स्कीमिंग रीडिंग भी होती है, साइलेंट भी होती है, लाउड भी होती है और क्लोज भी होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी रीडिंग जो है ना उसका ताल्लुक है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स के साथ। तो क्लोज रीडिंग का ताल्लुक है उसके साथ, क्योंकि क्लोज रीडिंग के अंदर पंचुएशन भी हो गया और सिंटैक्स भी हो गया, मतलब हर चीज़ उस पर फोकस की जाती है, जिसकी वजह से ना उसमें जो राइटिंग के स्किल्स होते हैं ना वो इम्प्रूव होते हैं। उसके अलावा जो स्कीमिंग, साइलेंट और लाउड, ये हमारे पास वैलिड रीडिंग टेक्निक्स तो हैं, लेकिन ये उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती जो कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स है। बेसिकली आपको समझ आ गई कि मैं क्या कह रही हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। वैसे इसकी मैं आपको डिटेल थोड़ी सी और चेक करवा देती हूँ। देखिए क्लोज रीडिंग इसका ठीक ऑप्शन है। और अगर आप इसकी क्लोज रीडिंग को मजीद देखें, इन्वॉल्व्स द डिटेल एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर, आर्ग्यूमेंट्स एंड वोकैबुलरी एंड नॉसेंस, जिसकी वजह से ना ये क्लोज रीडिंग जो है ठीक ऑप्शन है। और इसकी अगर फर्दर डिटेल देखना चाहें तो इसमें एक्सपेंडिंग वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंटैक्स भी आ जाता है, इम्प्रूविंग द कंप्रीहेंशन, इफेक्टिव आर्ग्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर आ जाता है, और डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, प्रोवाइडिंग द मॉडल्स फॉर द गुड राइटिंग, ये भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। Students develop the concepts of and concentration on the language while doing silent reading। क्योंकि अब देखिए जो स्टेटमेंट है ना, स्टूडेंट्स डेवलप द कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेट ऑन द लैंग्वेज वाइल डूइंग साइलेंट रीडिंग। और स्कैनिंग, स्कीमिंग और लाउड रीडिंग यहाँ पे नहीं आ सकता। तो साइलेंट रीडिंग को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अलाउज द स्टूडेंट टू फोकस इंटायरली ऑन द comprehending the text and processing in the language without added the cognitive load of vocalizing words, thus the aiding in the concept of the development and language concentration। तो इससे जो लैंग्वेज पे फोकस करने में स्टूडेंट्स को बेसिकली हेल्प होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको लाउडली स्पीक करें उन वर्ड्स को, जस्ट वो रीड ही कर ले तो वो लैंग्वेज के ऊपर वो फोकस कर पाते हैं और उनकी जो है ना डेवलपमेंट होती है उसकी लैंग्वेज की। नेक्स्ट देखो, when it comes to the formal letters we must address the person with। अब देखो जब पहले तो समझो कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। जैसे जैसे हम किसी ऑफिस में किसी मैनेजर को लेटर लिखेंगे, या किसी स्कूल में हम अपने प्रिंसिपल को या कोई वाइस प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो मतलब प्रोफेशनल वे में जो लेटर होगा ना उसको फॉर्मल लेटर कहेंगे। उसमें और जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना उसमें डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम फैमिली मेंबर को कोई लेटर लिखें तो उसमें हम ज़्यादा ग्रामरली और सिंटैक्स का और ज़्यादा वोकैबुलरी का फोकस नहीं करते, सिंपल हमें जो बात कहनी होती है वही बात कह देते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल होता है वो। तो फॉर्मल बेसिकली उसके अंदर वो एड्रेस करते हुए जो पर्सन होता है ना वो किन चीज़ों का ख्याल रखता है, वो उसके अंदर मतलब कि एड्रेस करते हुए जैसे कि टाइटल और सर नेम को यूज़ करते हैं, जैसे मिस्टर, मिसिज, ये होते हैं टाइटल और सर नेम्स वगैरह। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। देखिए यहीं पे यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है, जैसे मिस्टर, मिसिज, डॉक्टर फॉलोड बाय द सर नेम, इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड रिस्पेक्टफुल वे टू एड्रेस टू द रेसिपिएंट। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्रॉज। तो पोइट्री जो है ना वो डिफरेंट है, बाकी कंप्रीहेंशन, डायलॉग और ऐसे वगैरह जो होते हैं ना इसको देखते हैं। ये देखो, पोइट्री ओपन यूटिलाइजेज द वर्ड्स। अब पोइट्री की मज़ीद डिटेल बता रहे हैं। उसके जैसे शेर व शायरी के अंदर जो वर्सेस होती हैं, डिफरेंट लाइंस होती हैं, रीम्स होते हैं, और एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं लाइक स्टैंजाज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंटिन्यूस पैराग्राफ बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोज। इस वजह से जो पोइट्री है ना वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द क्लोज रीडिंग आर।
तो इसके अंदर लिटरल मीनिंग, इन्फेरेंस एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, एलिमेंट होता है क्लोज रीडिंग के अंदर, और क्लोज रीडिंग को हम डिटेल के साथ शुरू में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड्स इन द स्पोकन इंग्लिश में नॉट बी यूज इन द फॉर्मल। अब वही बात हो रही है कि जो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में फ़र्क होता है। जब हम स्पीक कर रहे होते हैं ना, तो वो जो हमारी वर्बल इंग्लिश होती है वो फॉर डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू रिटन इंग्लिश। तो यही बात यहाँ पे फॉर्मल का बता रहे हैं कि वर्ड्स इन द स्पोकन इंग्लिश में नॉट बी यूज इन द फॉर्मल। जो स्पोकन में यूज़ हो रहे हैं वो हो सकता है कि फॉर्मल में यूज़ ना हो, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। ये वाला देखो, स्पोकन इंग्लिश ऑफन कंटेन्स द कॉलक्लिज्म, ये मुझे पढ़ा जा रहा है मुझसे। स्लैंग हो गया, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज दैट आर जनरली कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर द फॉर्मल रिटन contexts like the academic papers, business reports and official correspondence। तो ये जो लास्ट में आपको दी हुई ना academic papers, ये फॉर्मल की टाइप्स बता रहे हैं। ये इन चीज़ों के अंदर हम वो वाले वर्ड्स यूज़ नहीं करते जो कि हम स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज डेवलप्ड थ्रू द गुड रीडिंग। तो राइटिंग जो है ना वो डेवलप होती है गुड रीडिंग से। पर्सनल रिस्पॉन्स, डिस्कशन और एलियंस नहीं होते, तो वो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन है ना वो राइटिंग का है, जो डी है। Good reading exposes the individuals to diverse the vocabulary, sentences, structures, critical devices, which directly improves their own writing abilities. द असेसमेंट क्राइटेरिया शुड बी। जो असेसमेंट बेसिकली अगर हम अपनी एकेडमिक लाइफ में असेसमेंट को समझें, तो जैसे कि हमारे ये क्विज़ेस, जीटीबीज, असाइनमेंट्स वगैरह, ये सारे असेसमेंट है, इवन के मिड फाइनल भी। तो ये इसमें जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट, अथेंटिक, रेलिवेंट भी ये भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन है ना वो यहाँ पे फेयर है। फेयर होना मतलब कि मेन इसकी कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है। तो फेयर इसका ठीक ऑप्शन है। ये देखो, असेसमेंट क्राइटेरिया शुड बी फेयर टू इंश्योर ऑल द इंडिविजुअल्स आर इवेल्युएटेड इक्विटेबिलिटी विदाउट बायस और अनड्यू एडवांटेजेस। मतलब कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, सबको इक्वल रखा जाना चाहिए और कोई उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। बायस को यही बोलते हैं कि किसी भी ग्रुप को या मेंबर को अपनी प्रायोरिटी की बेस पर हम उसको ज़्यादा फेवर करने लग जाए या उसके अगेंस्ट चले जाएँ, तो ये बायस होता है। तो बायस को हमें यहाँ पे प्रिवेंट करना होता है, बायस नहीं करना होता फेयर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ द इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो देखो, जैसे टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं ना, ये इनफॉर्मल होते हैं। ईमेल फॉर्मल होती है, रिपोर्ट भी, लेटर भी, ये सारे फॉर्मल है। आपने इनको याद करने के फॉर्मल कौन से हैं, इनफॉर्मल कौन से हैं। जो हम एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं तो वो इनफॉर्मल होते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, हो सकता है कि कुछ मैसेजेस फॉर्मल भी हों, लेकिन नॉर्मली यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज द लाइक द टेलिंग अ स्टोरी। तो देखो, इनफॉर्मल है, एकेडमिक है, फॉर्मल है या नैरेटिव है। तो नैरेटिव जो होता है ना, वो हमारे पास जैसे स्टोरी हम किसी को सुना रहे हो तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, नैरेटिव। देखते हैं इसको भी। ये कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक मैंने इसको सर्च नहीं किया। अच्छा चलिए ठीक है, समझ तो आ गई ना। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following must be considered while argumentative type of the discussion? देखो, अब इसके अंदर ऑप्शंस हैं कोरियन, पर्सनल रिस्पॉन्स, क्लू कार्ड्स या हेडिंग्स। तो पर्सनल रिस्पॉन्सेज जो है ना वो ठीक है। कैसे ठीक है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। देखो, इन एन आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन अ पर्सनल रिस्पॉन्स वाइल needing to be the supported allows the individuals to contribute their own viewpoints and reasonings, which is essential for the developing and presenting the arguments। मतलब जो पर्सनल ओपिनियन है ना वो यहाँ पे मैटर करता है। किसी भी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करने में या डेवलप करने में जो पर्सनल ओपिनियन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल रिस्पॉन्स और पर्सनल ओपिनियन एक ही चीज़ है। In which of the following mode of the communication we must address the person with a title or surname? तो ये लेटर है, ये इसका ठीक ऑप्शन है। वैसे हमने ये पहले भी पढ़ा है कि फॉर्मल लेटर के अंदर हम ये चीज़ करते हैं। तो एक सेकंड मैं न्यू चैट ओपन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे
इमेज नज़र नहीं आ रहा था। स्टूडेंट्स अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप्स पे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए ये हम पढ़ रहे थे अभी ये वाला ऑप्शन, तो ये लेटर इसका ठीक है। देखो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज काफ़ी बनेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल को लेकर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली स्पेशली इन रिटन फॉर्म्स लाइक लेटर्स, इट इज़ customary and often required to address the recipient with their title like Mr. Miss या डॉक्टर या प्रोफेसर, और सरनेम जैसे डियर मिस्टर स्मिथ, डियर डॉक्टर या खान, ये सारे इसके सरनेम है या हमारे पास फॉर्मल वर्ड्स हैं। दिस शोज अ रिस्पेक्ट एंड फॉर्मेलिटी। और डिस्कशन एंड डायलॉग जो होते हैं ना ये हमारे पास इनफॉर्मल होते हैं। उसके अलावा जो रिपोर्ट होती है ना ये हमारे पास फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये किस तरीके से इनफॉर्मल है, देखिए इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट एंड वर्बल इंटरेक्शन वेयर द एड्रेसिंग बाय द टाइटल और सरनेम इज नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी और इवन कॉमन। मतलब इस चीज़ में जब डिस्कशन एंड डायलॉग होता है ना उसमें ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। द टाइम गैप दैट वी गिव वाइल टॉकिंग इज कॉल्ड, ये इसको बोलते हैं इलियन। इलियन। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि बाकी ऑप्शन हमारे पास है, नोटिसिंग का मतलब होता है दिस रेफर्स टू द एक्ट ऑफ बिकमिंग द अवेयर ऑफ द समथिंग, इट डज नॉट रिलेट टू द टाइम गैप इन द स्पीच। और जो क्वेश्चन होता है दिस रेफर्स टू द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग विद द टेक्स्ट और sentences that helps to bind it together and gives the meaning. It is about how the parts of the text are connected, not about the gaps in the speech. इसका ताल्लुक भी गैप से नहीं है, इसका भी नहीं है और थिंकिंग टाइम का भी नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो इलियन है। इलियन को देख लेंगे ये हमारे पास क्या होता है। जैसे कि while thinking time might seem the initiatively plausible in the context of the phonetics and linguistic, the term for the time gap or the omission of the sound syllables in the speech often occurring in the rapid natural speech is called इलियन। तो ये इलियन की कंप्लीट आपके पास डेफिनेशन दी हुई है, जिसका मतलब है कि ये गैप में इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो नोटिसिंग कोहेजन और थिंकिंग टाइम है ना उसका गैप के साथ, टाइम गैप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। यहाँ देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन पेपर। तो हेडिंग जो है ना वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। यहाँ इसकी रीडिंग देखिए थोड़ी सी, रीज़न जो है in the reading and comprehension paper, heading your title is essential part of the text itself. It serves several crucial functions like indicates the main idea, organizes the information, aids in skimming and scanning। तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। बाकी जो है ना हमारे पास क्लू कार्ड, इसका क्या फंक्शन होता है इसको भी देख लें, पेपर में आ सकता है ये वाला भी। दिस टर्म इज नॉट स्टैंडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पेपर्स, इट माइट रेफर टू द समथिंग यूज्ड इन द गेम और स्पेसिफिक टाइप ऑफ द एक्सरसाइज। मेरे ख्याल से इतनी ईजी वर्डिंग है कि मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप फोकस करें तो आपको समझ आ जाएगी। अब रेलिवेंस क्या है, while relevance is crucial for the text to be meaningful and for the questions to be appropriate. Relevance itself is a characteristic or a quality, not a structural part of the paper. और predict और tell का क्या मतलब होता है, this sounds like a reading strategy or specific type of the activity where the one predicts what will happen next and then confirms, but it is not a fundamental part of the text or a paper structure। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट देखें, रियल लर्नर्स आर ग्रेटली हेल्प्ड बाय द साइलेंट रीडिंग। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि साइलेंट कौन सी है, क्लोज कौन सी है, लाउड कौन सी है, और बाकी एक मिनट स्कीमिंग वगैरह को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे तो हमारे पास विजुअल जो है ना साइलेंट, विजुअल का ताल्लुक जो है ना साइलेंट रीडिंग के साथ है, ये बिल्कुल ठीक है। अब लाउड रीडिंग का आपको पता है कि द हैवीली इन्वॉल्व्स द ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मतलब कि ऑडिटरी बोलते हैं ऑडियो के साथ, वॉइस के साथ जिसका ताल्लुक हो। और स्कीमिंग बोलते हैं दिस इज अ स्पीड रीडिंग टेक्निक टू गेट द मेन आइडिया क्विकली while visual learners use their eyes, skimming does not always allow for the detailed visuals processing that। मतलब विजुअल जो स्कीमिंग है ना उसमें विजुअल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और जो स्कैनिंग है ना दिस इज अ टेक्निक टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्विकली, सिमिलर टू द स्कीमिंग इट इज अबाउट स्पीड एंड फाइंडिंग द कीवर्ड्स rather than the develop deep visuals engagement with the entire text। मतलब कि
जैसे हम कहते हैं ना कोई पैराग्राफ बस ऊपर ऊपर से देख लेना और मेन आइडिया समझ लेना, तो वो स्कीमिंग जो है ना उस तरह से होती है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा वर्ड बाय वर्ड पूरे पैराग्राफ को स्टोरी को पढ़ें फिर जाके हमें समझ में आए, तो ये हमारे पास बेसिकली स्कीमिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हंटिंग ऑफ द वर्ड्स, तो ये वोकेबलरी होती है, इसको बोलते हैं। ठीक है, पंचुएशन, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन को भी देख लेते हैं। वैसे ये यूज टू टर्म्स हैं, आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो हंटिंग बेसिकली हमारे पास जो होती है ना, मोस्ट लॉजिकली रेफर्स टू द एक्विजिशन, अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ द वोकेबलरी। और जैसे पंचुएशन हमारे पास है, दिस रेफर्स टू द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट द सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस एंड क्लैरिफाई द मीनिंग्स। इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड नॉट फाइंडिंग द वर्ड्स। पंचुएशन जैसे हमारे पास कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमास को हम यूज़ करते हैं। स्पेलिंग का आपको पता भी होगा। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं कि वर्ड किस तरीके से साउंड करेगा, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। जैसे हम कुछ सेलेबल्स बना लेते हैं, जैसे कि अभी प्रोनाउंसिएशन है, इसको प्रोनंसिएशन, तो इसके 4 सेलेबल्स बन रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन और सेलेबल्स का आपस में क्लोज रिलेशन होता है। ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड इनकरेज द क्रिएटिविटी, तो राइटिंग जो है ना ये इसका ठीक ऑप्शन है। स्पीकिंग, रीडिंग और डिस्कशन नहीं है, ये एक और ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो है ना राइटिंग ठीक है। अब तकरीबन चीज़ें ना वही सेम सेम आएंगी, तो अब हम बाकी रेस्ट ऑफ द फाइल को टाइम सेव करने के लिए हम जस्ट पढ़ लेते हैं इसके क्या करेक्ट ऑप्शन हैं। जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेनेशन की तो मैं आपको लाइव ही उसको चेक कर लूँगी। द टीचर कैन ऑल्सो गिव द स्टूडेंट्स अ फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी टू गेट दैम स्टैंडर्ड फॉर द प्रिडिक्ट एंड टेल। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following is called the time gap that we give the while talking? तो इलियन ये भी रिपीटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू डिस्क्राइब द पीपल एंड प्लेसेस, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा ये देखो एडवर्ब्स जो और हेल्पिंग वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन बन सकते हैं। वर्ब्स जो हमारे पास होते हैं ना, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। और यहाँ पे एडजेक्टिव्स का वैसे पूछे जो प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करते हैं, जैसे कोई टॉल हो, कोई फैट हो या ब्यूटीफुल हो, हेल्पफुल हो, तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है ना, डिस्क्राइब द पीपल एंड प्लेसेस, ये भी ठीक बन रहा था, तो ये एडजेक्टिव जो इसका ठीक ऑप्शन है। उसके अलावा जो है एडवर्ब्स हमारे पास होते हैं, डिस्क्राइब द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स टेलिंग अस हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारी एडवर्ब्स की टाइप्स हैं, मतलब आगे उसकी एग्जांपल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। दीज वर्ब्स असिस्ट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सप्रेस द टेंस। जैसे कि हमारे पास इज, गोइंग, हैव बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स होते हैं। अगर उर्दू में आपने वर्ब को मतलब कि समझना हो, जैसे जिसके लास्ट में नून अलिफ ना आ रहा हो, जैसे करना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना, ये सारे वर्ब्स कहलाते हैं। और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो तो ये सारे वर्ब्स होंगे। Which of the following writing gives a lot of the detail about the person, personality and the character? तो ये प्रोफाइल जो है ना ये इसका ठीक ऑप्शन है। रेज्यूमे सीवी को बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और एप्लीकेशंस का ये भी अलग चीज़ें हैं, तो प्रोफाइल यहाँ पे जो है ना वो ठीक ऑप्शन बन रहा है। Which of the following forms of the writing includes the diary writing? तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव इसका ठीक ऑप्शन है। बाकी नैरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। रिफ्लेक्टिव ठीक ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी एडेड इन द गेम्स प्लेड इन द क्लास? तो ये फन इसका ठीक ऑप्शन है। विच वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू नो टू कन्वे द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस? तो ये ग्रामर होता है। ग्रामर इसका ठीक ऑप्शन है। प्रोफेशनल फीडबैक शुड बी प्रीसाइज होना चाहिए, डिटेल, लॉन्ग और कंट्रोल नहीं होना चाहिए, प्रीसाइज होना चाहिए, ये इसका ठीक ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल? तो नेचुरल जो होता है ना इन्वायरमेंट वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। और ये फोर्स्ड अपॉन है, इमीडिएटिंग है और आर्टिफिशियल है, ये सारे यहाँ पे नहीं है वैलिड, तो ए ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट है, ग्रीटिंग्स आर अ गुड वे टू लर्न अ लैंग्वेज। लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्रीटिंग जो गुड वे है, इज रेलिवेंट टू द हायर लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स? तो इसको बोलते हैं कोलोकेशंस जो है ना ये इसका ठीक ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रेलिवेंट टू द हायर लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स? ये फिर से रिपीट हो रहा है। इन विच टाइप ऑफ द राइटिंग वी बिल्ड द कैरेक्टर्स? तो ये नैरेटिव होता है ना, ये आपको पता ही होगा वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज समथिंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम द डीमोटिवेशन वेटिंग द फैक्टर्स? तो इसको बोलते हैं हेजिटेशन।
डीमोटिवेशन, हेजिटेशन आपस में काफ़ी रिलेट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज समथिंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम द फिर से रिपीट है, हेजिटेशन इसको बोलते हैं, हिचकिचाहट को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। लास्ट वन है, नहीं लास्ट वन नहीं, अभी रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ओके। At a higher level studies, which of the following can ask about the students' future prospects and other social issues? तो ये teachers इसका जो है ना ठीक ऑप्शन है। At a higher level studies, which of the following can ask about the students' future prospects and other social issues? तो teachers जो है ना ये ठीक ऑप्शन है। Okay. In which type of the writing we build the characters? तो narrative ठीक है। ये थी आज की वीडियो और आई होप ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ में बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस भी आपको अंदाज़ा होगा, स्टूडेंट्स ने मुझे आके बताया, फीडबैक दिया, उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी बता रहे थे कि तकरीबन जो है ना सब्जेक्टिव पार्ट भी वही आ रहा था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था जो कि हर एमसीक्यूज़ को मैं डिटेल में चेक करती हूँ ना वैसे। तो ये वैसे भी रिसेंटली 2024 का अपडेटेड कंटेंट है, तो आपने इसको सीरियस लेना है, इजी नहीं लेना। वैसे अगर आपको खुद ये फाइल मिल जाए तो आप खुद भी इसको डिटेल के साथ सर्च करें और इसको पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। और आपने पेपर में क्या आया क्या नहीं आया वो आपने ज़रूर आके बताना है ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वालों को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।